तो दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है एक ऐसी दुनिया के साथ जो बिल्कुल पीसफुल थी। सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, किसी को कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जैसा ही हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, वहीं से डेंजर शुरू हो जाता है। अचानक एक पागल कंट्रोल से बाहर अनडेड क्रिएचर अपीयर हो जाता है, जो सीधा इंसानों की जिंदगी के लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन जाता है। और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है। इन्हें समन किया गया है अल्टीमेट बॉस कॉप स्क्वाड के द्वारा। अब यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि ज़ॉम्बीज़ लिटरली केव के बाहर तक पहुँच जाते हैं। हर जगह सिर्फ डेथ और डिस्ट्रक्शन दिखती है। किंगडम के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता और वो अपने नाइट्स को भेजते हैं फाइनल बॉस को रोकने के लिए। लेकिन सच बताऊं तो ये डिसीजन उनके लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। नाइट्स जितने कॉन्फिडेंट थे उतने ही जल्दी उन्हें रियलिटी चेक होती है जब वो कॉप्स गॉड के पास तक नहीं पहुंच पाते, उसका एक बाल तक नहीं छू पाते। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि कॉप्स गॉड अभी तक सीरियसली फाइट भी नहीं कर रहा होता है, पर फिर भी लोग अपने हाथ पांव खो चुके होते हैं। बैटलफील्ड एक हॉरर सीन में बदल चुका होता है और दोस्तों यहीं से कहानी अपने असली डार्क टर्न लेना शुरू करती है। अब सिचुएशन और भी ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है। कुछ लोगों के पेट में सीधा चाकू घुस जाता है और वो वहीं पर मर जाते हैं। दोस्तों इमेजिन करो कितना टेरिफाइंग मोमेंट होगा जहां सोल्जर एक एक करते गिरते जा रहे हैं। उनके सामने एक ऐसा एनिमी खड़ा हो जाता है जो ऑलमोस्ट अनटचेबल है। अब किंगडम को समझ आ जाता है कि वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं है, इसलिए चर्च अपना ट्रम्प कार्ड भेजता है। और तब एंट्री होती है सागा की, एक ऐसा हीरो जिसका और ही अलग लेवल का होता है। उसकी एंट्री एकदम सिनेमैटिक फील देती है, जैसे अब बहुत कुछ बदलने वाला है। जैसे ही कॉप्स गॉड सागा को देखता है, बिना टाइम वेस्ट करे वो उस पर बहुत ही डेडली बीम्स फायर कर देता है। लेकिन सागा बिल्कुल काम रहता है, एक स्मूथ मूव में अटैक डिफ्लेक्ट करता है और अपने एक्सेलरेशन मैजिक से यूज कर कर वो सीधा जाइंट स्केलेटन के सामने पहुंच जाता है। और बस दोस्तों यहीं से स्टार्ट होती है एक लेजेंडरी फाइट जहां दोनों अपनी फुल पावर दिखाने वाले हैं और सच में ये बैटल देखने लायक होने वाला है। अब हमें ये दिखता है कि इन दोनों के बीच बहुत ही इंटेंस फाइट चल रही होती है। हर एक अटैक एक वेट फील देता है। सागा की पावरफुल स्लैशेस इतनी डेंजरस होती हैं कि अगर वो किसी और पर लगती है तो वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन उसकी लड़ाई तो कॉप्स गॉड से है, जो सागा के हर एक अटैक को बहुत ही इजीली ब्लॉक और काउंटर कर रहा होता है। फाइट के बीच में कॉप्स गॉड एक बहुत ही डेंजरस मूव करता है। वो पूरे कॉन्टिनेंट से सोल को अपने सोल ऑब्स में खींच लेता है। मतलब जितने भी वॉन्डरिंग सोल्स हैं सब उसकी पावर का हिस्सा बन रही हैं। कि तभी वो अचानक से एक अनडेड ड्रैगन समन करता है, जो स्काई से सीधा सागा पर अटैक कर देता है। लेकिन सागा के लिए ये सिर्फ एक ऑब्स्टिकल होता है। वो बिना ज़्यादा स्ट्रगल के उस ड्रैगन को टुकड़ों में काट देता है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि जब सागा अपने जान दांव पर लगा रहा होता है तो उसके टीममेट्स बस साइड में रहकर खड़े होते हुए सागा को देख रहे होते हैं। कुछ तो बात भी कर रहे होते हैं कि वो जीत पाएगा या नहीं। लेकिन बैटलफील्ड पर टेंशन बढ़ती जा रही होती है और अब कॉप स्क्वाड एक डेस्परेट मूव लेने वाला है, क्योंकि हमारा हीरो उसे लगातार पुशबैक दे रहा होता है। कॉप स्क्वाड एक पूरी स्केलेटन आर्मी समन कर देता है। अब सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है, लेकिन फिर भी सागा के टीममेट्स हेल्प करने नहीं आते। वो बस उस पर भरोसा करते हैं। और यहाँ पर एक इमोशनल मोमेंट आता है। सागा का पास्ट फ्लैशबैक होता है। वो ये याद करता है कि कैसे अपने बचपन में जब एक पागल आदमी ने उसके लव वंस को उससे छीन लिया था, वो हेल्पलेस था, वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन उसकी किस्मत तब अच्छी थी जब नाइट्स ने उसे बचा लिया और वही उसकी लाइफ का गोल सेट हो गया। उसे ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना था। उसने चर्च ज्वाइन कर लिया और अपनी पूरी लाइफ ट्रेनिंग में लगा दी। उसके पास एक स्पेशल पावर थी, डीमन आइज करके, जिससे वो सोल्स देख सकता था। और दोस्तों यहीं से उसका और कॉप स्क्वाड का एक कनेक्शन भी समझने लग जाता है। लेकिन अभी कहानी और गहरी होने वाली है। डीमन आइज एक ऐसी पावर है जो हर किसी को नहीं मिलती, और जिन्हें मिलती है उनका फ्यूचर भी अलग हो जाता है। ज़्यादातर लोग इस पावर से डरते हैं और अपनी लाइफ चर्च में छुप कर निकाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे कॉप स्क्वाड इस पावर को दूसरों की सोल के साथ खेलने के लिए यूज़ करते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट होता है। लेकिन सागा अलग था। उसने ये डिसाइड करा कि वो अपनी पावर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए यूज़ करेगा। और अब वापस बैटलफील्ड में सागा ये रियलाइज करता है कि स्केलेटन आर्मी के साथ टाइम वेस्ट करना एकदम बेकार है। इसलिए वो एक स्मार्ट मूव करता है। वो केव की सीलिंग पर एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल शूट कर देता है, जिससे वहां पर रॉक्स गिरने लगते हैं और वो सीधा फाइनल बॉस पर क्रैश हो जाता है। और दोस्तों यहीं पर एक शॉकिंग ट्रुथ रिवील होता है। लगातार अटैक करने के बाद सागा फाइनली एनिमी का रियल फॉर्म देख लेता है, जो कि एक ब्रेन होता है।
जो एक केज में लॉक्ड होता है जाइंट स्केलेटन के अंदर। ये देखकर सागा भी एकदम एक पल के लिए शॉक हो जाता है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है। दोनों के पास डीमन आइज है, लेकिन उनकी थिंकिंग बिल्कुल अपोजिट है। और कॉर्प्स गॉड के लिए सोल सिर्फ एक टॉय है, जबकि सागा के लिए वो किसी की जान है। अब दोनों अपने फाइनल अटैक प्रिपेयर करते हैं। एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है और हर चीज़ बहुत ही स्लो होने लगती है। तभी कॉर्प्स गॉड एक अननोन टेक्निक यूज़ करता है, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लेकिन सागा अपनी अल्टीमेट टेक्निक यूज़ करता है और उस मैजिक को तोड़ देता है। और दोस्तों, इस मोमेंट के बाद कहानी एकदम अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में शिफ्ट होने वाली है। इंटेंस बैटल के बीच में एक यंग लड़का अपनी आंखें खोलता है, लेकिन वो बैटलफील्ड में नहीं होता, बल्कि वो एक मॉडर्न गली के अंदर होता है। उसके नेक पर एक बहुत ही ताज़ा घाव लगा होता है और वो कंप्लीटली कंफ्यूज होता है कि वो दरअसल है कहाँ। जब वो ऊपर देखता है तो उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न सिटी की बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लाइट्स होती हैं, बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, सब कुछ उसके लिए एलियन जैसा होता है। और दोस्तों, यहीं से स्टार्ट होती है उसकी नई लाइफ, एक ऐसी दुनिया जहाँ सब कुछ अलग है। तो दोस्तों, अब कहानी यहीं से कंटिन्यू होती है, जहाँ ये रीइंकार्नेटेड लड़का, जो अब शीनो के नाम से जाना जा रहा है, अभी भी इस नए वर्ल्ड को समझने की कोशिश कर रहा होता है। उसके लिए ये सब कुछ बिल्कुल नया होता है। लोग अजीब लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, बड़े बड़े स्क्रीन्स बिना किसी मैजिक के इमेजेस दिखा रहे होते हैं। मतलब उसकी पुरानी दुनिया के कंपैरिजन में ये सब किसी साईफाई से कम नहीं लगता। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक चीज़ है जो उसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और वो है इस दुनिया की पीस। छोटे छोटे बच्चे हंसते हुए खेल रहे होते हैं और उनके फेसेस पर जो इनोसेंस है, जो सब देखकर शीनो के अंदर कुछ फील होता है। क्योंकि दोस्तों, ये वही चीज़ थी जो उसे अपनी पुरानी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ बच्चे बिना किसी डर के हंस खेल सके। तभी उसके पास दो पुलिस ऑफिसर आते हैं और वो उसकी ऐसी कंडीशन देखकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। पहले तो सीनो कुछ समझता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका ब्रेन उसकी नई मेमोरीज को प्रोसेस करने लगता है और अब वो उनकी पूरी बात समझने लगता है। उसे ये याद आ जाता है कि इस दुनिया में उसका नाम सीनो याशा हीनो है। तभी पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाने वाले होते हैं, क्योंकि उसके नेक पर बहुत ही सीरियस घाव होता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी सडनली एक ट्विस्ट आता है। एक लड़की लाइटनिंग स्पीड में आती है और बिना किसी वार्निंग के एक पुलिस ऑफिसर को जोरदार किक मार देती है, और दूसरे पुलिस ऑफिसर के कुछ रिएक्ट करने से पहले ही वो शीनो को उठाकर वहां से भाग जाती है। ये सब इतना फास्ट होता है कि आसपास के लोग ये समझ नहीं पाते कि वहां हुआ क्या। तभी एक ब्लैक मैन और एक बहुत ही हैंडसम लड़का ये सब चीज़ें देख रहा होता है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो कुछ भी नहीं करते, जैसे उन्हें इन सब चीज़ों की आदत हो। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि वो लड़की शीनो को एक बहुत ही सुनसान जगह पर लेकर जाती है, जहाँ वो उसे अपना नाम बताती है और उसका नाम मिसाकाई होता है। अब यहाँ एक स्ट्रेंज मोमेंट आता है। शीनो के दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश होती है और वो ये सोचता है कि शायद मिसाकाई उसकी फ्रेंड है, लेकिन अगले ही सेकंड सिचुएशन उलट जाती है। मिसाकाई एक ब्लेड निकालती है और उसे दोबारा मारने की कोशिश करती है। यहाँ शीनो को सब समझ आ जाता है कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है, बल्कि एक डेंजरस किलर है। और अब बिना टाइम वेस्ट किए वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो यहाँ रुक गया तो उसका एंड होना तय है। वो एक कोने में छुप जाता है और ये सब सोचने लगता है कि अब वो क्या करे, क्योंकि यहाँ वो अपनी पुरानी दुनिया की तरह फ्रीली मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा डर ये है कि अगर वो दोबारा मर गया तो उसका वापस आना इम्पॉसिबल है। और दोस्तों, अब जो चेज़ स्टार्ट होने वाली है वो एकदम इंटेंस और धांसू है, तो वीडियो में बने रहें और चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि मिज़ाकाई उसका पीछा करते हुए उसकी हाइडिंग प्लेस तक पहुंच जाती है और अब बिना किसी हेजिटेशन के वो उस पर नाइफ से हमला करने लग देती है। लेकिन यहाँ एक और शॉकिंग चीज़ होती है। जैसे जैसे सीनो स्ट्रगल करता है, मिज़ाकाई उतनी ही ज़्यादा एक्साइटेड होती जा रही होती है, जैसे उसके लिए ये सब एक गेम हो। शीनो की बॉडी अभी भी वीक है, उसके रिफ्लेक्सेस उसका साथ नहीं दे रहे हैं और हर एक मूव उसके लिए रिस्की बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज़ क्लियर है, वो मरना नहीं चाहता, क्योंकि ये वही दुनिया है जिसमें उसने हमेशा जीना चाहा था। एक पीसफुल वर्ल्ड जहाँ वो फाइनली नॉर्मल लाइफ जी सकता है और डिटर्मिनेशन के साथ वो अपनी लास्ट स्ट्रेंथ लगाकर सरवाइव करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या वो इस साइको सेशन से बच पाएगा या यहीं स्टोरी खत्म हो जाएगी, ये अभी भी देखना बाकी है दोस्तों। तभी कुछ देर बाद भागते भागते शीनो एक अजीब जगह पर पहुंच जाता है, जहां हर तरफ ब्लड स्ट्रेन होते हैं और इन्वायरमेंट इतना क्रीपी होता है कि किसी को भी डर लग जाए।
मिज़ाकाई फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो बिना रुके उसके पाँव पर एक चाकू घुसा देती है, जिससे वो सीधा ज़मीन पर जा गिरता है। और हमें ये दिखता है कि मिज़ाकाई बहुत ही कामली उसे ये बताती है कि ये जगह क्या है। ये एक एग्ज़ीक्यूशन एरिया है, जहाँ पहले लोगों पर बहुत ही हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। इसी वजह से यहाँ रेस्टलेस घोस्ट के रूमर्स फैल चुके हैं और कोई भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है। हमें ये दिखता है कि अचानक से शीनो की डीमन आई अपने आप ही एक्टिवेट हो जाती है, जहाँ पर वो ये देखता है कि इस जगह पर कितने सारे जुल्म हुए हैं। तो दोस्तों, यहीं से सिचुएशन एकदम रिवर्स होने लगती है। अब तक जो शीनो सिर्फ भाग रहा था, अब वो फाइनली डिसाइड करता है कि वो और नहीं भागेगा। मिज़ाकाई के वर्ड्स उसे इरिटेट कर रहे होते हैं, स्पेशली जिस तरीके से वो लाइफ और डेथ को बहुत ही कैजुअल ट्रीट कर रही होती है। और बस एक सेकंड में सब कुछ बदल जाता है। शीनो अपनी डीमन पावर्स को यूज करता है और एक डार्क टेरिफाइंग डीमन आर्म समन करता है, जो सीधा मिज़ाकाई के पेट को फाड़कर उसके आर पार चले जाता है। ये अटैक इतना सडन और ब्रूटल होता है कि मिज़ाकाई रिएक्ट भी नहीं कर पाती और नेक्स्ट मोमेंट पर वो जमीन पर गिर जाती है, बिल्कुल मोशनलेस। और यहाँ सबसे शॉकिंग बात तो ये होती है कि शीनो खुद फ्रीज हो जाता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस दुनिया में लोग इतनी इजीली मर जाएंगे। उसके दिमाग में तुरंत थॉट आता है, इतना वीक। और दोस्तों, यहीं से हमें उसका डार्क पास्ट दिखाया जाता है, जो उसे आज का कॉप्स गॉड बनाता है। तो दोस्तों, अब ये कहानी एक बहुत ही इमोशनल और डार्क फ्लैशबैक में इंटर करने वाली है। शीनो का पास्ट स्टार्ट होता है उसके बर्थ से, जहाँ उसके पास डीमन आई होना उसके लिए ब्लेसिंग नहीं बल्कि कर्स बन जाता है। उसकी फैमिली उसे बैड लक समझती है और बिना सोचे समझे उसे किंगडम के सॉर्सरर्स को बेच देती है। सोचो दोस्तों, एक छोटा बच्चा जिसे अपनी फैमिली से प्यार मिलना चाहिए था, पर उसे तो एक टूल की तरह ट्रीट किया गया था। और वहीं से उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। वो बन जाता है एक सोल समनिंग मेज, जिसका काम होता है सोल्स को कंट्रोल करना और बैटलफील्ड में यूज करना। वो काउंटलेस बैटल्स में फाइट करता है बिना रेस्ट के, बिना किसी इमोशन के। धीरे धीरे वो अपने अंदर से कंप्लीटली खोखला होता जाता है और जब फाइनली किंगडम डिस्ट्रॉय होता है, तब जाकर उसे फ्रीडम मिलती है। लेकिन क्या सच में ये फ्रीडम थी या उसकी एक नई लोनलीनेस की शुरुआत थी? किंगडम के डिस्ट्रक्शन के बाद शीनो यानी कि फ्यूचर का कॉप्स गॉड डिसाइड करता है कि वो सब कुछ छोड़कर एक पीसफुल लाइफ जिएगा। वो जंगल में चले जाता है, दुनिया से दूर, जहाँ कोई वॉर नहीं है, कोई ब्लडशेड नहीं है। और धीरे धीरे कुछ बच्चे और एक लड़की उसके पास आने लगते हैं और सरप्राइजिंगली वो उसके स्केरी अपीयरेंस से नहीं डरते हैं, बल्कि वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे वो एक नॉर्मल इंसान हो। और यहाँ दोस्तों, पहली बार शीनो को फील होता है कि वो भी किसी का अपना हो सकता है। उसके अंदर इमोशंस वापस आने लगते हैं, वो खुश रहना सीख रहा होता है। लेकिन जैसे ही सब कुछ ठीक होने लगता है, दुनिया फिर से उसके अगेंस्ट हो जाती है। और दोस्तों, अब जो होने वाला है वो उसे हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। एक दिन अचानक से चर्च के लोग आते हैं और बिना किसी रीजन के उन बच्चों को डिजीज कैरियर डिक्लेयर कर देते हैं। वो उन्हें जबरदस्ती ले जाते हैं बिना शीनो को कुछ करने का चांस दिए। शीनो हेल्पलेस रह जाता है। उसके सामने उसकी छोटी सी दुनिया टूट जाती है। उसके दोस्त, उसके यादें, यही वो मोमेंट होता है जब उसके अंदर का इंसान मरने लगता है। सब कुछ खो देने के बाद वो सोसाइटी से कंप्लीटली अलग हो जाता है। वो एक आउटकास्ट बन जाता है। उसके अंदर सिर्फ हेट्रेड बचा रहता है, जो सालों तक नहीं छूटता, सदियों तक बदलता रहता है, बढ़ता रहता है और वो अपने हाइड आउट को एक लैबिरिंथ में बदल देता है, यानी भूल भुलैया। और हमें ये दिखता है कि वो उसकी पावर से इफेक्ट होने लगता है और एक अनडेड सी में बदल जाता है। और यहीं से जन्म होता है उस नाम का जिससे दुनिया डरने लगती है, द कॉप्स गॉड। लेकिन इतनी डार्कनेस के बाद भी एक चीज कभी नहीं बदलती, उसकी एक सिंपल सी विश, एक पीसफुल लाइफ। वो सिर्फ शांति चाहता था, लेकिन हर बार उससे सिर्फ डिस्ट्रक्शन मिला। और जब उसे एक नई दुनिया में सेकंड चांस मिला है, वो इसे खोना नहीं चाहता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने अभी किसी को मार दिया है और अब वो ये सोच रहा है कि वो पुलिस को क्या बोलेगा, कैसे एक्सप्लेन करेगा कि वो विक्टिम है, जब उसने खुद ही एक किलर को खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, कहानी यहीं से और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है, क्योंकि सीनो जो असल में कॉप्स गॉड है, अभी भी अपने थॉट्स में उलझा हुआ होता है। उसके दिमाग में बस एक चीज़ चल रही होती है, मुझे बस एक पीसफुल लाइफ चाहिए। लेकिन आयरनी देखो, जहाँ भी वो जाता है वहाँ बस केओस उसका पीछा कर लेता है। अभी वो ये सब चीज़ें सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि कोई उसे दूर से ऑब्जर्व कर रहा है।
एक आदमी जो उसके आने के बाद से उस पर नज़र रखे हुए है। वो खुद कंफ्यूज हो चुका है कि जो उसने देखा क्या वो रियल था या हेलुसिनेशन। और वो तुरंत ही अपनी बॉस जिसका नाम कजीसा होता है उसे वो रिपोर्ट करता है और उससे एक वीडियो क्लिप भी भेजता है जो उसने सीक्रेटली रिकॉर्ड करी होती है। अब दोस्तों यहीं से हमें मिज़ाकाई का पास्ट भी डिटेल में दिखाया जाता है जो उसके प्रेजेंट बिहेवियर को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिलीव करो उसका पास्ट उतना ही डार्क है जितना शीनो का। मिज़ाकाई एक टाइम पर बिल्कुल नॉर्मल और इनोसेंट बच्ची थी। उसकी फैमिली भी एकदम नॉर्मल और लविंग थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक दिन बिना किसी वार्निंग के एक असैसिन उनके घर में घुस आता है और उसके सामने उसके पेरेंट्स को बहुत ही ब्रूटली मार देता है। उनकी बॉडीज में डजन्स ऑफ होल कर देता है। सोचो दोस्तों, एक छोटी सी लड़की के सामने उसके पेरेंट्स का ऐसा मर्डर होना, उसे ट्रॉमा ने उसे कंप्लीटली तोड़ दिया। और इसी चीज़ के बाद मिज़ाकाई का माइंडसेट अनस्टेबल हो गया और धीरे-धीरे वो खुद एक साइको असैसिन बन गई। सालों बाद उसने उसी किलर को ढूँढ निकाला और बॉस कजीसा के प्रोटेक्शन में उसने उसे टॉर्चर करा ताकि उसे पता चले कि पेन क्या होती है। उसने उस किलर को बहुत टॉर्चर करा। उसने उसकी बॉडी पर नेल्स लगाई, उससे क्वेश्चन पूछे, लेकिन उसके एक्शंस में कोई लॉजिक नहीं था, सिर्फ पागलपन था। और यहीं से समझ आता है कि मिज़ाकाई ऐसी क्यों है। लेकिन ये कहानी अभी एक और मोड़ लेने वाली है। मिज़ाकाई अपनी फैमिली का रिवेंज ले लेती है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर का एम्प्टीनेस खत्म नहीं होता। बॉस कजीशा उसके लिए एक नया मिशन देती है, एक यंग बॉय को एलिमिनेट करने का। लेकिन इस बार मिज़ाकाई का माइंड में डाउट होता है, क्या उसमें अभी भी ह्यूमैनिटी बची है? लेकिन रिजल्ट सेम होता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के अपना काम कर देती है, जैसे वो हमेशा करती है। उस मोमेंट पर मिज़ाकाई ये रियलाइज़ करती है कि अगर वो ऐसे ही जीती रही तो एक दिन वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी बिट्रे कर देगी। इसीलिए वो डिसाइड करती है वो अपनी लाइफ खत्म कर देगी। लेकिन तभी एक फ़ोन कॉल आता है। ताकुमी उसे कॉल करता है, लेकिन उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि जो टारगेट था वो अभी भी जिंदा है। और दोस्तों यहीं पर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ आता है। मिज़ाकाई शॉक में आ जाती है क्योंकि जिस लड़के को उसने खुद एग्जीक्यूट किया था वो बिना किसी प्रॉब्लम के स्ट्रीट में घूम रहा होता है और अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे अपनी ड्यूटी कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन जब वो दोबारा उसे कन्फ्रंट करती है तब उसे एक ऐसा अटैक मिलता है जो उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता, बोन हैंड्स का अटैक। और इसी मोमेंट पर कॉर्प्स गॉड फाइनली अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और मिज़ाकाई को अपने जादू से रिवाइव कर देता है। हाँ दोस्तों, अब मिज़ाकाई ऑफिशियली एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, लेकिन उसकी इंसानियत अभी भी इंटैक्ट होती है। वो खुद अपनी सोल चेक करती है और रियलाइज करती है कि ये सब सीनो की मैजिक की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। और तभी हमें ये दिखता है कि उसकी बॉस कजीसा भी वहाँ आती है और कंफर्म करती है कि मिज़ाकाई सच में मर चुकी थी, पर अब वो सिर्फ एक अनडेड है। और अब यहाँ से कहानी एक नए फेज में एंटर करती है जहाँ ये तीन एक टीम बनाने वाले हैं। अब कजीसा अपनी पूरी टीम को गैदर कर लेती है और उस लड़के के बारे में पूछताछ करती है और उस लड़के के बारे में पूछती है जिसने उसके टीम मेंबर को मार दिया और फिर रिवाइव भी कर दिया। ताकुमी भी कंफ्यूज होती है क्योंकि उसने अपनी लाइफ में ऐसा कोई केस नहीं देखा। कॉप्स गॉड सबके सामने मिज़ाकाई के पेट का घाव भर देता है और ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके लिए ये सब एक हाई लेवल मैजिक किसी फैंटेसी जैसा लग रहा होता है। पर तभी जब कॉप्स गॉड ये बोलता है कि उसे और मेजेस चाहिए रेजरेक्शन के लिए, तब कजीसा और उसकी टीम बिल्कुल समझ नहीं पाती कि वो कह रहा है। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन होती है। कॉप्स गॉड को फाइनली ये समझ आ जाता है कि जिस दुनिया में वो आया है यहाँ मैजिक का कंसेप्ट ही नहीं एग्जिस्ट करता, या अगर करता भी है तो सिर्फ गेम्स और स्टोरी तक लिमिटेड है। इसका मतलब ये है कि वो इस दुनिया का पहला रियल मैजिक यूज़र है। वो अपनी एबिलिटी को थोड़ा एक्सप्लेन करता है, लेकिन ऑब्वियसली कजीसा जैसे एक्सपीरियंस पर्सन भी इतनी ईजिली उसकी बात नहीं मान सकती। इसलिए कॉप्स गॉड एक वार्निंग देता है और वो तुरंत ही अपने जादू से एक बोन हैंड से एक आदमी को ग्राउंड पर पिन कर देता है ताकि वो समझ जाए कि वो मजाक नहीं कर रहा है। अब सिचुएशन टेंस हो जाती है और हमें ये दिखता है कि दोनों साइड्स के बीच में टेंशन पीक पर होती है और लग रहा होता है कि कभी भी फाइट शुरू हो सकती है। तभी अचानक से ताकुमी एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आती है। वो कजीसा को एक रीसेंट फायर इंसिडेंट के बारे में बताती है जहाँ एक बिल्डिंग में आग लग चुकी है और सबसे डेंजरस बात यह है कि उसमें बच्चे फंसे हुए हैं। जैसे ही कॉप्स गॉड ये सुनता है उसका रिएक्शन तुरंत ही चेंज हो जाता है
उसके लिए ये कोई नॉर्मल न्यूज़ नहीं होती, बल्कि एक इमोशनल ट्रिगर होता है। वो बिना किसी डिले के अपने डीमंस आई को यूज़ करता है और एक इनविजिबल आई को वहाँ स्पाई करने को लगा देता है। लेकिन कजीसा के एक सबऑर्डिनेट को ये पसंद नहीं आता। वो उस आई को तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर भी कॉप स्क्वाड रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसका फोकस तो सिर्फ एक चीज़ पर होता है, बच्चे सेफ है या नहीं। और जब उसे ये पता चल जाता है कि वो बच्चे ऑर्फन है जिनकी लाइफ पहले भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रह चुकी है, तो उसके अंदर का पास्ट वापस ट्रिगर हो जाता है। और दोस्तों, हमें ये दिखता है कि यहीं से कॉप स्क्वाड एक डिसीजन लेता है जो उसके कैरेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन करता है। कजीशा उसकी इंटेंशन टेस्ट करने के लिए ताकोमी को उसके साथ भेजती है ताकि वो उस पर नज़र रखे। और जैसे ही वो दोनों फायर लोकेशन पर पहुंचते हैं, ताकोमी शॉक में पड़ जाती है, क्योंकि कॉप स्क्वाड का मूवमेंट एकदम अननेचुरल लग रहा होता है, जैसे कोई ग्लिच हो रहा हो, बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसे फास्ट और अनप्रिडिक्टेबल। वो तुरंत अपनी डीमन आइज एक्टिवेट करता है और चेक करता है कि बच्चे अभी भी जिंदा है या नहीं। और बिना एक भी सेकंड वेस्ट करे वो सीधा आग के अंदर चला जाता है, जैसे कोई नॉर्मल इंसान मॉल में वॉक कर रहा है। ताकोमी का फेस एकदम पेल हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर लिटरली डाउन हो जाता है, क्योंकि उसे ये डर लग रहा होता है कि किसी ने ये सीन रिकॉर्ड कर लिया तो मीडिया में क्या होगा। लेकिन अंदर जो सीन हो रहा होता है वो और भी ज़्यादा इमोशनल होता है। आग के अंदर एक अजीब और इमोशनल सीन होता है। बच्चों के पेरेंट्स की सोल अभी भी वहाँ होती है। वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर कॉप स्क्वाड तुरंत ही एक प्लान बनाता है। वो स्केलेटन समन करता है और उन सोल्स को अलाउ करता है कि वो उन स्केलेटन बॉडीज को पोजेस कर ले। और फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है जब वो स्केलेटन पेरेंट्स अपने बच्चों को उठाकर आग से बाहर लेकर आ जाते हैं। और दोस्तों, ये मोमेंट सच में बहुत ही हार्ट टचिंग होता है। जब सब बच्चे सेफ हो जाते हैं, कॉप स्क्वाड एक इनविजिबल हैंड क्रिएट करता है और सबको रेस्क्यू टीम के पास सेफली ड्रॉप कर देता है। मिशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इंटरनेट के फास्ट यूजर ने ऑलरेडी कॉप स्क्वाड की इस ताकत का वीडियो पहले ही बना लिया होता है और वो वायरल हो जाता है। अब ताकोमी और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि ये बंदा एक्चुअली लाइफ को कैसा देखता है, क्या ये डेंजरस है या एक सेवियर। और इसी कंफ्यूजन के साथ कहानी एक नए फेज में इंटर करती है, जहाँ इन तीनों की लाइफ एक साथ स्टार्ट होने वाली होती है। थोड़ी देर बाद मिसाकाई भी वापस एक्टिव हो जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो वापस अपने नटखट बिहेवियर में आ जाती है। तभी हमें ये दिखता है कि कॉप स्क्वाड अपने थॉट कजिसा के साथ शेयर करता है। वो क्लियरली उसे ये बताता है कि उसे एक पीसफुल लाइफ चाहिए, लेकिन उसके लिए तो पैसे ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ उसकी एबिलिटी इस दुनिया में अनयूजुअल है, इसलिए वो अकेला सर्वाइव भी नहीं कर सकता। ये सब सुनकर कजिसा एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लेती है। वो कॉप स्क्वाड को अपनी टीम में रिक्रूट कर लेती है और उसे एक कॉम्बो पैकेज देती है, ताकोमी जैसा इंफॉर्मेशन ब्रोकर और मिज़ाकाई जैसा बैटल क्रेजी असैसिन। और अब दोस्तों, यहीं से स्टार्ट होने वाली है एक अजीब टीम की लाइफ। और ऐसे ही करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ से इन दिनों की डेली लाइफ स्टार्ट होती है, लेकिन ये लाइफ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ताकोमी अंदर ही अंदर टेंशन में होता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि एक मेंटली अनस्टेबल किलर और उसका विक्टिम एक ही घर में रह रहे हैं। ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन सरप्राइजिंगली मिसाकाई को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। उसके लिए ये सब कुछ एक गेम जैसा है और वो अपनी नई ज़ॉम्बी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़्यादा बिजी है। जिस बिल्डिंग में ये तीनों रहते हैं वो एक्चुअली कजीसा की ही होती है, मतलब उन्हें रहने की तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हमें ये दिखता है कि ताकोमी को तो डर कुछ और ही होता है। वो ये सोचता रहता है कि कभी भी कॉप स्क्वाड अचानक अपीयर होकर उसे मार ना दे। वहीं दूसरी तरफ कॉप स्क्वाड क्वाइटली शीनो की फैमिली के लिए एक्सक्यूजेस बना रहा होता है, ताकि उन्हें ये लगे कि वो बिल्कुल सेफ है। वो हर महीने पोस्ट कार्ड्स भेजने का प्लान बनाता है, जिससे शीनो की फैमिली को ये लगे कि वो कहीं ट्रैवल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, असली बात तो ये है कि वो इस न्यू वर्ल्ड को समझने में लगा हुआ है और चीज़ों को डिस्कवर करने वाला है, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब हमें ये दिखता है कि कॉप स्क्वाड अब एक्टिवली रिसर्च कर रहा होता है। ये दुनिया उसके लिए एक पजल जैसी है। जैसे उसकी पुरानी दुनिया में वेल्स एक लेजेंडरी मैजिकल बीस्ट थी, लेकिन यहाँ तो वेल्स बस एक नॉर्मल क्रिएचर है। वो ये सोचता है कि यहाँ कोई रिलीजियस ऑर्डर जो उस पर अटैक करेगा जैसे उसकी पुरानी लाइफ में हुआ था, वो तो नहीं है। जैसे वो उस टाइम डेली फैनेटिक से लड़ता रहता था, जो बस उसे मारना चाहते थे। तभी अचानक से ताकोमी बहुत कैजुअली तरीके से शीनो से ये पूछता है कि क्या उसकी पुरानी दुनिया में उसका कोई नाम था। और जैसे ही ताकोमी ये पूछता है तो शीनो उसे अपना नाम कॉप स्क्वाड सुनाता है।
और हमें ये दिखता है कि मिज़ाकाई की आंखें कॉप स्क्वाड का नाम सुनते ही बहुत चमक जाती हैं, क्योंकि उसे ये नाम बहुत कूल लगता है। और दोस्तों, यहीं से उसका एक नया गोल क्लियर होता है। अगर उसे पीस लाइफ जीनी है तो सबसे पहले उसे पॉवर्टी से बाहर निकलना होगा। दूसरे शब्दों में, उसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। और दूसरा, उसे उस इंसान तक पहुंचना होगा जिसने ओरिजिनल जीनो को मारने के लिए असैसिन हायर किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि काजिशा क्लाइंट की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकती, क्योंकि वो अपने ही रूल्स नहीं तोड़ सकती। पर हाँ, लेकिन काजिशा एक प्रॉमिस करती है कि वो अब जीनो को मारने के लिए कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सुनकर कॉप स्क्वाड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और ताकोमी भी सोचता है कि अब शायद कोई भी इंसान इतना स्टूपिड नहीं होगा उनके पूरे ग्रुप में जो कॉप स्क्वाड से पंगा ले। लेकिन हमें ये पता चलता है कि कहानी यहीं इतनी सिंपल नहीं रहने वाली, क्योंकि रियल डेंजर अभी भी घर के अंदर ही है। ताकोमी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिसाकाई, जिसने ओरिजिनल जीनो को मारा था, जो कि अब उनके साथ ही रह रही है। लेकिन एक शॉकिंग बात तो ये है कि ओरिजिनल जीनो की सोल उसे फॉरगिव कर देती है। हाँ दोस्तों, कॉप स्क्वाड ने समहाउ उसकी सोल को सेव कर लिया होता है और अब वो ताकोमी के ड्रोन में रहता है। इसी वजह से ताकोमी अपना ड्रोन प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें एक सोल प्रेजेंट होती है। लेकिन यहाँ एक और डिस्टर्बिंग चीज सामने आती है, कॉप स्क्वाड का पर्सपेक्टिव, जहाँ वो ह्यूमन लाइफ्स को टॉय के जैसे समझता है। लेकिन ट्विस्ट तो ये है कि उसके लिए टॉयज का मतलब कुछ और नहीं होता। और अभी ये चीज और क्लियर होने वाली है। जब इन्हें पैसों की जरूरत होती है तब एक क्लाइंट आता है जो मिज़ाकाई की प्रोटेक्शन मांगता है फॉरेन असैसिन्स से बचने के लिए। पर मिज़ाकाई पहले तो मना करने वाली होती है, क्योंकि वो अपनी बोन्स आर्म्स के साथ खेलना चाहती थी। लेकिन तभी कॉप स्क्वाड अचानक से अपीयर होता है और उसकी तरफ से उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब मिज़ाकाई के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उसे ये मिशन लेना ही पड़ेगा। और मिशन सिंपल लगता है, उन असैसिन्स को एलिमिनेट करना जो क्लाइंट को मारना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें जल्दी ये पता चल जाएगा कि जैसे ही वो मिशन स्टार्ट होगा सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। तो कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि टीम टाकुमी की इंफॉर्मेशन फॉलो करने के लिए एनिमी के हाइड आउट तक पहुंच जाती है, जहां पर हमें ये दिखता है कि मिसाकाई के अंदर ऑलरेडी बहुत एंगर होता है, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स का किलर याद आ जाता है। वो बिना सोचे समझे सीधा अंदर घुस जाती है, बिल्कुल एक पागल सांड की जैसे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि एनिमीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, वो उनके लिए ट्रैप लगाकर बैठे होते हैं। 2-3 लोग आयरन रॉड लेकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन मिसाकाई इजीली उन्हें हैंडल कर लेती है। एक को किक मारकर उसकी आंखें ब्लू कर देती है और दूसरे को तो फेस पर ऐसी किक मारती है कि वो बहुत दूर जा गिरता है। बाकी लोग पैनिक में तो भाग जाते हैं, लेकिन मिसाकाई उन्हें भी नहीं छोड़ती। और दोस्तों, ये फाइट अभी भी खत्म नहीं हुई है, असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी है। और हमें ये दिखता है कि जब सब कुछ मिज़ाकाई के कंट्रोल में लग ही रहा होता है तब एक अनएक्सपेक्टेड बिट्रियल हो जाता है। हमें ये दिखता है कि दरअसल जिस क्लाइंट ने उन्हें हायर करा था वही पीछे से मिज़ाकाई पर गन फायर कर देता है। और दोस्तों, यहाँ रिवील होता है कि वो आदमी एक्चुअली उन्हीं की गैंग का मेंबर है जिसे वो मारने आए हैं, जिसे मिज़ाकाई ने कुछ दिन पहले डिस्ट्रॉय किया था। मतलब ये पूरा मिशन एक ट्रैप था मिज़ाकाई को ख़त्म करने के लिए। लेकिन अब सीन में एंट्री होती है कॉप स्क्वाड की, और वो अपने डीमन आई के साथ अपीयर होता है और वो ये डिसाइड करता है कि अब वो इस मिशन को खुद ही फिनिश करेगा। और अब दोस्तों, जो होने वाला है वो ये दिखाएगा कि कॉप स्क्वाड कितना डेंजरस है। और दोस्तों, अब हमारा सीन एकदम इंटेंस हो जाता है, क्योंकि हमें ये दिखता है कि जैसे ही ये बिट्रेयल रिवील होता है कॉप स्क्वाड फाइनली अपना फुल प्रेजेंस दिखा देता है। वो बिल्कुल कामली सामने आता है, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही कोल्ड ऑरा होता है। और हमें ये दिखता है कि वो क्लाइंट तुरंत ही कॉप स्क्वाड के चेहरे पर एक गन लगा देता है, जिससे उसे ये लगता है कि वो अब सिचुएशन कंट्रोल कर लेगा। लेकिन उसे क्या पता था, जिस लड़की को उसने अभी शूट किया था वो अब एक नॉर्मल इंसान नहीं रही। मिज़ाकाई धीरे धीरे वापस उठ जाती है। उसके फेस पर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल होती है, जैसे वो अपने न्यू पावर्स का टेस्ट कर रही हो। अब बुलेट्स उस पर कोई इफेक्ट नहीं करती, उसकी स्ट्रेंथ भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। वो लिटरली एक मॉन्स्टर बन चुकी है, लेकिन अपने प्लेफुल अंदाज में। और अब दोस्तों, यहीं से गेम कम्प्लीटली टर्न होने वाला है और अब हमें कॉप स्क्वाड क्वाइटली सिचुएशन को ऑब्जर्व करता हुआ दिखाया जाता है और फिर वो तुरंत ही अपनी डीमन आइज से सच देख लेता है। वो इंस्टेंटली ये समझ जाता है कि रियल कल्प्रिट कौन है, कौन सच में गिल्टी है। ताकोमी उससे कॉल कर कर ये पूछता है कि उसे कैसे पता चला, और कॉप स्क्वाड सिंपल आंसर देता है, उसकी डीमन आइज ने उसे बच्चों की सोल्स दिखा दी जिन्हें इन आदमियों ने मार दिया था।
मतलब असली क्लाइंट और कोई नहीं बल्कि वो इनोसेंट सोल ही थी जो जस्टिस चाहती थी। और इस वजह से ही कॉप स्क्वाड ने ये डिसाइड करा कि वो इनसे पैसे नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए ये काम करेगा। और अब वो उन किलर्स को एक ऐसा लेसन देने वाला है जो वो कभी भी नहीं भूलेंगे। और तभी अचानक से हमें ये दिखता है कि एकदम ज़मीन बहुत ही ज़ोर से हिलने लगती है, जिसके बाद हमें ये दिखता है कि ज़मीन के नीचे से एक बहुत ही बड़े हड्डियों का हाथ निकलता है। वो इतना बड़ा होता है कि वो पूरी गैंग को एक ही बार में कैप्चर कर लेता है। सब लोग पैनिक में चिल्लाने लगते हैं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। हमें ये दिखता है कि कुछ ही देर में वो बोन हैंड उन सबको क्रश कर कर एक बॉल जैसा बना देता है और वो एक ही अटैक में पूरी गैंग का खात्मा कर देता है। और दोस्तों, ये सीन सच में बहुत ब्रूटल होता है क्योंकि ताकोमी खुद भी एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है। तभी हमारा मिशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब पेमेंट की बात आती है कॉप स्क्वाड साफ मना कर देता है। वो ये कहता है कि उसने ये काम पैसों के लिए नहीं बल्कि अपने गुस्से को निकलवाने के लिए किया था। और यहीं पर हमें उसकी एक और साइड देखने को मिलती है जो उसे कोई मामूली सा विलन नहीं बनाती। तभी कुछ देर बाद घर वापस आने के बाद सब कुछ थोड़ा नॉर्मल लगने लगता है, लेकिन ताकोमी के दिमाग में अभी भी एक सवाल चल रहा होता है। वो डायरेक्टली कॉप स्क्वाड से ये पूछता है कि तुम लोगों को टॉयज क्यों कहते हो, और यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड आंसर मिलता है। हमें ये पता चलता है कि कॉप स्क्वाड के लिए टॉयज का मतलब कुछ और नहीं होता। उसके लिए टॉयज वो चीज़ें होती हैं जो बच्चों को खुश करती हैं। मतलब उसके लिए ह्यूमन लाइफ वैल्यूबल है क्योंकि वो किसी और की खुशी का रीज़न बन सकती हैं। ये सुनकर टाकोमी और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ये बंदा एक साथ में डेंजरस भी है और केयरिंग भी। और ऐसे ही करते हुए हमारा सीन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर पुलिस ऑलरेडी बहुत सस्पिशियस हो चुकी होती है क्योंकि इतने सारे स्ट्रेंज इंसिडेंट हो रहे होते हैं, वो भी उनके शहर में। एक बार में एक ब्लॉन्ड लड़का वेट कर रहा होता है और कैजुअली बारटेंडर से बात कर रहा होता है, और वो बात करते हुए एक ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से उस बार का बाउंसर उसे पकड़ लेता है। सीन थोड़ा फनी होता है, लेकिन बैकग्राउंड में टेंशन बिल्ड हो रही होती है क्योंकि पुलिस स्लोली समझ रही होती है कि ये कोई नॉर्मल केसेस नहीं है, यहाँ कुछ तो सुपरनैचुरल है। और दोस्तों, अब एंट्री होने वाली है एक और डेंजरस नाम की जो फ्यूचर में सबको ट्रबल देने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है एक क्राइम लोकेशन पर जहां कॉप स्क्वाड ने क्रिमिनल्स को क्रश करा था। वहां एक बैंडेज लड़का खड़ा होता है जिसका नाम लेमन होता है। वो क्वाइटली उस जगह को ऑब्जर्व कर रहा होता है जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। पुलिस वहां पहुंचने से पहले ही वो उस बहुत बड़ी हड्डियों के ढांचे को एक बार में ही हटा देता है और सबकी बॉडीज एक्सपोज हो जाती हैं। और दोस्तों, ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं लगता, उसकी प्रेजेंस ही एक थ्रेट जैसी फील होती है। और अब कहानी में एक पावरफुल प्लेयर एंटर हो चुका है जो आगे चलकर सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करने वाला है। और हमें ये दिखता है कि जब पुलिस को ये केस मिलता है तो स्पेशल टीम को बुलाया जाता है जिसके अंदर एक एरिस नाम का बंदा होता है और उसके टीममेट्स भी होते हैं। ये लोग नॉर्मल पुलिस नहीं है, ये सुपरनैचुरल केस हैंडल करते हैं। और जब वो लोग वो बॉडीज देखते हैं जो एक दूसरे के साथ एकदम चिपकी हुई होती है तो वो खुद भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होता। और अब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि यहाँ कोई तो पावरफुल एंटिटी होती है। और दोस्तों, अब पुलिस वर्सेस कॉप स्क्वाड का इनडायरेक्ट गेम शुरू होने वाला है जो आगे जाकर और भी डेंजरस बनेगा। तो दोस्तों, अब हमारी कहानी थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गई है क्योंकि अब सिर्फ असैसिन या क्रिमिनल ही नहीं बल्कि पुलिस की स्पेशल टीम भी इस गेम में एंट्री ले चुकी है। इवन और एरिस जैसे ऑफिसर जो अब इस केस को हैंडल कर रहे हैं, और ये लोग नॉर्मल पुलिस से काफ़ी अलग हैं। इनका काम ही होता है उन चीज़ों से डील करना जिससे आम इंसान समझ भी नहीं सकता। ये लोग सुपरनैचुरल इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं और जितने भी अनएक्सप्लेन्ड केसेस हैं सब उनके पास आते हैं। रिसेंट टाइम में जो इंसिडेंट हुए हैं जैसे लेमन का अपीयरेंस, फायर स्पिटिंग बॉक्स और अब ये क्रश बॉडी वाला केस, सब एक दूसरे से कनेक्टेड लग रहे होते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग होती है जहां इन सब केसेस को सीक्रेटली डिस्कस किया जाता है। उनका गोल सिंपल है, पब्लिक को बिना पैनिक करे इन सब कल्प्रिट्स को क्वाइटली अरेस्ट करना। लेकिन उन्हें ये अभी तक नहीं पता कि जिस एनिमी का वो सामना करने वाले हैं वो उनकी सोच से भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अब पुलिस के रेडार के बहुत ही मेजर नेम्स आ चुके होते हैं जिनमें रीपर और लेमन, और एक नया नाम जो अभी अभी सामने आया है कॉप स्क्वाड होता है। लेमन के ट्रेसेस उस क्राइम सीन पर मिलता है जिसका कनेक्शन इनडायरेक्टली कॉप स्क्वाड से भी होता है, और इसी वजह से पुलिस और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो मैजिक जैसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते।
उनका ये मानना है कि सब चीज़ें लॉजिक के ज़रिए होती हैं। उनके हिसाब से अगर कोई इंसान फ्लैश एंड ब्लड का है तो उसे पकड़ा जा सकता है। दूसरी तरफ कॉप स्क्वाड अपने बेस पर एक और चेंज काम कर रहा होता है। वो ओरिजिनल सीनो की सोल को सक्सेसफुली ट्रांसफ़र कर देता है एक स्टफ़ शार्क टॉय में। हाँ दोस्तों, अब वो सोल एक क्यूट टॉय बन चुकी है और ताकोमी अपने ड्रोन को वापस पाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। शीनो की सोल सरप्राइजिंगली बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो एक सेफ जगह पर है और अपनी एग्जिस्टेंस कंटिन्यू कर सकता है। और सबसे फनी बात तो ये है कि शीनो के लिए ये टॉय एक बहुत ही कंफर्टेबल टॉय है जहाँ पर वो एक ही पोजीशन में रहता है और उसके लिए ये चीज़ पैराडाइज से कम नहीं होती। लेकिन अभी भी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करना बाकी है। ताकोमी पूछता है कि शीनो की बोलने की एबिलिटी दी जा सकती है क्या नहीं, जिसे सुनकर कॉप स्क्वाड उसे ये बताता है कि ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए किसी और के वोकल कॉर्ड चाहिए होंगे और ऑब्वियसली ये एक डेंजरस और अनएथिकल प्रोसेस है जो काफ़ी मैजिक कंज्यूम करती है। यहाँ हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवील होती है। कॉप स्क्वाड को अर्जेंटली अपनी सोल एनर्जी रिफिल करनी है क्योंकि उसके पास अब एक लिमिटेड मैजिक बचा है। उसकी एबिलिटी होती है डेड सोल्स को एब्जॉर्ब करना और उन्हें अपनी पावर में कन्वर्ट करना, लेकिन इस दुनिया में वो डायरेक्ट सोर्सेस नहीं मिलते, इसीलिए उसको इस दुनिया में उस चीज़ का एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। और दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है एक अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशन की। कॉप स्क्वाड रियलाइज करता है कि एक प्रेशियस स्टोन उसके लिए मैजिक एनर्जी का सोर्स बन सकता है। और गुड न्यूज़ ये है कि इस दुनिया में ऐसे स्टोन्स काफ़ी अवेलेबल हैं, बिल्कुल उसकी पुरानी दुनिया की तरह। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब ताकोमी उससे ज्वेलरी शॉप ले जाकर उससे प्राइस चेक करवाता है, एक छोटा सा स्टोन एक पुलिस ऑफिसर की सैलरी के बराबर होता है। और ये सब चीज़ें सुनकर कॉप स्क्वाड का फेस सच में देखने लायक होता है। वो कम्प्लीटली डिप्रेस हो जाता है क्योंकि उसकी पुरानी दुनिया में ये स्टोन्स इतने चीप थे कि बच्चे भी ईजिली खरीद लेते थे। और अब उसे ये रियलाइज़ होता है कि ये दुनिया सर्वाइवल करने में इतनी आसान नहीं होने वाली। जब वो वापस जा रहा होता है तब कॉप स्क्वाड एक जगह रुकता है क्योंकि उसे एक ह्यूज सोर्स ऑफ मैजिक फील होता है, लेकिन वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा करा तो वहाँ से सारे स्टोन्स डस्ट बन जाएंगे। वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है क्योंकि पावर्स उसके सामने में है, लेकिन वो उसे चाहकर भी यूज़ नहीं कर सकता। तभी अचानक से एक आदमी उसके पास आता है और ताकोमी का ड्रोन ग्रैब कर लेता है। ये बंदा कोई और नहीं एरिस है, जो पुलिस स्पेशल टीम का मेंबर है। और दोस्तों, अब यहाँ से एक सीरियस सिचुएशन कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होने वाली है। एरिस क्लियरली एग्रेसिव होता है और वो उन्हें वार्न करता है कि वो इस केस में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन कॉप स्क्वाड को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता, स्पेशली जब एरिस इनडायरेक्टली उसकी टीम की इंसल्ट करता है। उसके अंदर का गुस्सा सरफेस पर आने लगता है और उसकी किलिंग इंटेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि एरिस भी एक सेकंड के लिए अपने हाथ पीछे कर लेता है। एरिस के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल एक्साइटिंग हो जाती है क्योंकि वो खुद भी एक एक्स गैंगस्टर रह चुका है और उसे स्ट्रांग अपोनेंट से लड़ना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ताकोमी सिचुएशन को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन टेंशन ऑलरेडी पीक पर होती है। और दोस्तों, अब जो होने वाला है वो एकदम एक्सप्लोसिव है क्योंकि एक तरफ हमें ये दिखता है कि एरिस खड़ा है, एक डेंजरस पुलिस ऑफिसर जिसे फाइट्स का एक्सपीरियंस है, और दूसरी तरफ कॉप स्क्वाड जिसका असली पावर अभी तक प्रॉपर्ली दिखाई भी नहीं गई है। ताकोमी को सबसे ज़्यादा डर इसी बात का है कि अगर यहाँ कॉप स्क्वाड ने अपनी पावर दिखा दी तो सब कुछ कंट्रोल से बाहर चले जा सकता है, और इसी चीज़ की वजह से वो बीच में आकर सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होती। एरिस कॉप स्क्वाड को प्रोवोक करता रहता है और कॉन्वर्सेशन के बीच में कॉप स्क्वाड ऑलमोस्ट अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि तभी ताकोमी तुरंत बीच में बोलकर सिचुएशन को डाइवर्ट कर देता है और एरिस को डायरेक्टली कॉल कर उसे काम रहने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, ये सब सिर्फ एक सिंपल डिस्ट्रैक्शन होता है क्योंकि ताकोमी सीक्रेटली टाइम बाय कर रहा होता है अपने ड्रोन्स को एक्टिवेट करने के लिए। एरिस अपनी तरफ से प्रेशर बनाने के लिए ताकोमी का पास्ट रिवील कर देता है। वो ये बताता है कि कैसे एक बार ताकोमी ने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही टीममेट्स के सीक्रेट लीक कर दिए थे। ये सुनकर नॉर्मल सिचुएशन में किसी का भी ट्रस्ट टूट जाएगा, लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि कॉप स्क्वाड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए ताकोमी फिर भी एरिस से बेटर है। ये बातें एरिस को और भी ज़्यादा इरिटेट कर देती हैं, लेकिन साथ ही वो थोड़ा कॉशियस भी हो जाता है क्योंकि कॉप स्क्वाड का ऑरा, उसका काम, बिहेवियर सब कुछ एक अलग ही सिग्नल दे रहा होता है। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फ़ायदा उठाते हुए मिसाकाई एक मूव लेने वाली होती है।
जैसे ही सबका फोकस कॉन्वर्सेशन पर होता है, मिसाकाई अपने कंसीलमेंट टेक्निक यूज करती है और एकदम से एरिस के पीछे अपीयर हो जाती है और बिना वार्निंग के वो उसे एक बहुत ही पावरफुल किक दे देती है जो उसे सीधा वॉल तक उड़ा देता है। ये किक इतनी सडन होती है कि एरिस कुछ सेकंड्स के लिए स्टन हो जाता है, जिससे कॉप स्क्वाड इस मूवमेंट का फायदा उठाकर मिसाकाई लोगों को अपने मैजिक से रूफटॉप की तरफ ले जाता है, जहां से वो सीक्रेटली एस्केप कर सकें। लेकिन दोस्तों, ये कन्फ्रंटेशन यही खत्म नहीं होती। इसका इम्पैक्ट अभी आगे तक जाने वाला है और हमें एस्केप होने के बाद तीनों एक जगह पर रुकते हुए दिखाए जाते हैं और फाइनली एक सीरियस बातचीत होती है। ताकुमी पूछता है कि कॉप स्क्वाड को अपने सीक्रेट रिवील होने का डर नहीं लगता और यहाँ कॉप स्क्वाड एक डीप आंसर देता है। वो ये कहता है कि उसकी पुरानी दुनिया में ऐसे मैजिक होते हैं जो किसी का भी सीक्रेट फोर्सफुली निकाल सकते हैं। इसलिए उसने सीखा है कि सीक्रेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपेनियनशिप होती है, ट्रस्ट, और वो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ये बात सुनकर ताकोमी थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है, लेकिन उसके डाउट्स अभी भी कंप्लीटली क्लियर नहीं होते और इसी बीच एरिस भी चुपचाप नहीं बैठने वाला। एरिस वापस अपने बेस पर पहुंचता है और अपनी टीम को इंसिडेंट के बारे में बताता है और हमें ये दिखता है कि एरिस के पेट पर जो फुटप्रिंट होता है वो एक ऑफिसर को बहुत फेमिलियर लगता है। वो तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो सेम फुटप्रिंट उस क्राइम सीन पर भी आए थे जहां पर पूरी गैंग को क्रश किया गया था। इसका मतलब क्लियर होता है, ये सब एक ही ग्रुप का काम है। एरिस के फेस पर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल आ जाती है क्योंकि अब उसे एक स्ट्रॉन्ग टारगेट मिल चुका है और अब दोस्तों पुलिस एक्टिवली उनके पीछे आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हमें इवन नाम का एक ऑफिसर दिखता है जो कजिसा के बार में चिल कर रहा होता है। वो कैजुअली ड्रिंक करते हुए डेंजरस क्रिमिनल के बारे में बात कर रहा होता है, जैसे रीपर और लेमन। और इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि वो ये सब सीक्रेट कजिसा के सामने ओपनली बोल रहा होता है, बिना रियलाइज किए कि वो एक्चुअली क्रिमिनल्स के बीच बैठा हुआ है। सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे होते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में एक हिडन टेंशन होती है और इसी काम मूवमेंट को तोड़ने के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। तभी कॉप स्क्वाड और मिसाकाई भी वहां आ जाते हैं और जैसे ही उनकी एंट्री होती है, सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। ताकुमी उन्हें वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक लेट हो चुकी होती है। एरीज और उसकी टीम ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी होती है और एरीज उनको अरेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। सब कुछ कंट्रोल में लग रहा होता है, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है। बार की लाइट्स अचानक से बंद हो जाती हैं और दोस्तों, ये कोई नॉर्मल पावर कट नहीं होता, ये किसी और का एंट्री सिग्नल होता है। जैसे ही अंधेरा छाता है, सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। इवन कैंडल जला लेता है और जैसे ही लाइट्स वापस आती हैं, सब एक शॉकिंग सीन देखते हैं। वही बैंडेज में लिपटा हुआ लड़का शैंडलियर पर लटका होता है। हाँ दोस्तों, यही है हमारा लेमन। उसकी प्रेजेंस इतनी टेरिफाइंग होती है कि रूम का एटमॉस्फेयर अचानक से चेंज हो जाता है। वो स्लोली नीचे लैंड करता है और टेबल पर खड़ा हो जाता है, जैसे वो सबको चैलेंज कर रहा हो। कजीसा तुरंत समझ जाती है कि वो यहाँ किसी और रीजन से आया है, इसलिए वो अपने लोगों को रोक देती है, क्योंकि अगर लेमन चाहता तो अब तक सब मारे जा चुके होते। तभी कुछ देर बाद हमें ये दिखता है कि बार के अंदर की सिचुएशन एकदम एक्सप्लोसिव हो चुकी होती है। एक तरफ पुलिस टीम रेडी खड़ी है, दूसरी तरफ कजीसा के लोग और बीच में एंट्री ले चुका है लेमन, एक ऐसा बंदा जिसके इंटेंशंस कोई समझ नहीं पा रहा होता है। एरीज अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए तुरंत लेमन पर अटैक कर देता है। वो एक वाइन बॉटल सीधा उसके चेहरे पर मारता है, लेकिन शॉकिंगली उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जैसे लेमन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो बिल्कुल काम रहता है और फिर बिना किसी वार्निंग के वो सीधा मिसाकाई की तरफ बढ़ता है, जैसे उसका टारगेट वही है। वो कुछ सेकंड्स में ही मिसाकाई को पकड़ लेता है और वो उसे उठाकर वहां से निकल जाता है। ये सब इतनी स्पीड में होता है कि कॉप स्क्वाड खुद भी एक मोमेंट के लिए हेजिटेट कर जाता है। और दोस्तों, अब कहानी एक डेंजरस रेस्क्यू मिशन पर टर्न होने वाली है। एरिस तुरंत लेमन का पीछा करता है और उन दोनों के बीच एक बहुत ही इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। पर हमें ये साफ साफ दिखता है कि लेमन एरिस से बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और उसे दूसरी बार दीवार में पटक दिया जाता है। दूसरी तरफ कॉप स्क्वाड एक टफ डिसीजन फेस कर रहा होता है। अगर वो अपना मैजिक ओपनली यूज करता है तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी और उसकी पीसफुल लाइफ का सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो कुछ नहीं करता तो मिसाकाई डेंजर में है और फाइनली वो डिसाइड करता है एक्शन लेना ही पड़ेगा और अब वो अपनी पावर को यूज करने वाला है, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से। कॉप स्क्वाड अपना मैजिक क्वाइटली एक्टिवेट करता है और डार्कनेस के बीच में अपने बोन हैंड्स क्रिएट करता है। वो लेमन पर अटैक करता है, एक पावरफुल पंच उसके बैक पर पड़ता है और लेमन मजबूरन हो जाता है कि मिसाकाई को उसे छोड़ना पड़ेगा। ये देखकर कॉप स्क्वाड तुरंत मिसाकाई को सिग्नल देता है, यहाँ से निकल जाओ।
और कजीसा भी सिचुएशन समझ जाती है और पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए लास्ट कैंडल भी बुझा देती है। और अब पूरा एरिया पिच डार्क हो जाता है और सब लोग डायरेक्शन लूज कर देते हैं। लेकिन लेमन इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला। डार्कनेस के बीच भी लेमन अनस्टॉपेबल स्पीड से मूव करता है। वो कॉप स्क्वाड के बोन आर्म्स को डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। जब वो फिर से मिसाकाई के पास पहुंचता है तब एक स्ट्रेंज मूवमेंट होता है। वो मिसाकाई से कुछ एक्सचेंज करता है, जैसे वो उससे कोई सीक्रेट निकलवाना चाहता हो। मिसाकाई समझ जाती है कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं करा तो कॉप स्क्वाड डेंजर में आ सकता है, इसलिए वो रिस्की मूव लेती है। वो लेमन को बाइट करने की कोशिश करती है जिससे वो उस पर अपना ज़ॉम्बी वाला जहर यूज कर सके, लेकिन लेमन की बैंडेजेस उसे प्रोटेक्ट कर लेती हैं। लेकिन ये तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है, असली अटैक तो अभी आने वाला है। मिसाकाई अपनी पॉइजन कोटेड प्लेट लेमन के थाइस में घुसा देती है और उसका इफेक्ट तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है। हमें ये दिखता है कि लेमन का बैलेंस हिल जाता है, उसे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा होता है जैसे वो किसी नाइट क्लब में हो। उसकी मूवमेंट अनस्टेबल हो जाती है और यही वो चांस होता है जिसका कॉप स्क्वाड वेट कर रहा था। वो एक स्पेशल स्पेल एक्टिवेट करता है जो बेसिकली एक गेम हैक जैसा काम करती है। लेमन कंप्लीटली डिसोरिएंटेड होता है और फाइनली सिचुएशन कंट्रोल में आती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से सब खत्म नहीं होता, क्योंकि लेमन तो कोई नॉर्मल एनिमी नहीं है। जब सब कुछ सेटल होता है, बार का सीन एकदम मैसी बन चुका होता है। पुलिस भी शॉक में होती है, कजीसा के लोग भी, और टाकोमी तो ऑलरेडी पैनिक मोड में ही होता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि लेमन मर नहीं रहा होता है। वो बिना किसी सीरियस डैमेज के वापस चले जाता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में ये पता चलता है कि वो किसी और के लिए काम कर रहा है, एक आदमी जिसका नाम ताकारू है। उसका मिशन था वेरीफाई करना कि एक सर्टेन टारगेट सच में मारा है या नहीं, और अब वो कॉप स्क्वाड के बारे में भी रिपोर्ट करेगा। और दोस्तों, इसका मतलब यह है कि एक और पावरफुल एनिमी उनके रेडार में आ चुका है। फाइट के बाद कॉप स्क्वाड थोड़ा एग्जॉस्टेड फील करता है, क्योंकि उसने अपनी काफ़ी एनर्जी यूज़ कर ली होती है। लेकिन ये एक अच्छी बात होती है, क्योंकि उसने लेमन के विक्टिम की सोल से थोड़ा मैजिक भी एब्जॉर्ब कर लिया होता है। वो मिसाकाई को थैंक्स करता है, क्योंकि उसने अपनी जान रिस्क में डालकर उसकी हेल्प की। उस मोमेंट पर कॉप स्क्वाड को अपने मास्टर की बात याद आती है। उसका मास्टर जानता था कि वो बहुत ही लंबी लाइफ जिएगा, इसलिए वो उसे सिखाता था कि अपने कंपेनियन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, और वो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। और यहीं पर कॉप स्क्वाड एक डिसीजन लेता है। अब वो सिर्फ एक पीसफुल लाइफ नहीं चाहेगा, बल्कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रांग बनेगा। और अब उसका फोकस क्लियर है, उसे पैसे कमाने हैं और अपनी मैजिकल पावर को रिस्टोर करना है। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी एबिलिटी को यूज़ करेगा, लेकिन एक स्मार्ट तरीके से। वो सोल के साथ पैक्ट बना सकता है और उनसे इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा। इसी आइडिया से वो एक प्लान बनाता है। लेकिन जैसे ही वो और मिसाकाई अपना प्लान ताकोमी को बताते हैं, ताकोमी उन दोनों को डांट देता है, क्योंकि उनका प्लान काफ़ी रिस्की और स्टूपिड होता है। लेकिन फिर भी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है, एक पोजेस्ड पेन जो अचानक से उनके सामने आ जाती है और उन्हें एक बेटर आइडिया देती है। प्लान सिंपल होता है, कॉप स्क्वाड को एक फॉर्चून टेलर बना दिया जाता है, क्योंकि उसकी डीमन आइज और टाकोमी की इंफॉर्मेशन नेटवर्क मिलकर एक्यूरेट प्रिडिक्शन दे सकते हैं। और सरप्राइजिंगली ये प्लान बहुत काम करता है। लोग उस पर ट्रस्ट करने लगते हैं, क्योंकि उसकी प्रिडिक्शन बिल्कुल सही रहती है। वो एक बहुत ही बुरी लेडी की हेल्प करता है उसके हस्बैंड के हिडन मनी को ढूंढने के लिए, और धीरे धीरे वो अच्छा पैसा कमाने लगते हैं। लेकिन कॉप स्क्वाड फिर भी पैसा सबके साथ शेयर करता है। और दोस्तों, लगता है कि फाइनली उनकी लाइफ थोड़ा स्टेबल होने लगी है। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आता है। कुछ अमीर बच्चे वहां पर आ जाते हैं जो एक्चुअली सीनो के फैमिली के मेंबर होते हैं। वो अपने अंकल का फॉर्च्यून देखने के लिए आए होते हैं, लेकिन उन्हें वापस भेज दिया जाता है क्योंकि वो वर्किंग आवर्स नहीं होते। टाकोमी तो उन्हें पुलिस बुलाने की धमकी भी देता है। बच्चे डर के मारे ऑलमोस्ट रो पड़ते हैं, और ये देखकर कॉप स्क्वाड का हार्ट थोड़ा पिघल जाता है और वो उन्हें फाइनली हक कर देता है और उन्हें प्रॉमिस करता है कि उनका फ्यूचर बहुत सेफ रहेगा। और सीक्रेटली वो उन घोस्ट से भी प्रॉमिस करता है जो उन बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तभी हमें कुछ देर बाद ये पता चल जाता है कि दरअसल वो ट्विंस शिनो के और कोई नहीं, भतीजा भतीजी हैं। और तभी कुछ देर बाद वो ट्विंस कार तक पहुंचते हैं और वो ऑलरेडी डाउट कर रहे होते हैं कि क्या सच में ये बंदा उनका अंकल है या नहीं। लेकिन जैसे ही वो कार के अंदर जाते हैं, उनकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है, क्योंकि अंदर उनका बड़ा भाई ताकारो ऑलरेडी बैठा होता है और उसकी प्रेजेंस इतनी इंटिमिडेटिंग होती है कि वो दोनों एक सेकंड के लिए भी बोल नहीं पाते। वो दोनों समझ जाते हैं कि अब उनकी बैंड बजाने वाली है, पक्का डांट पड़ने वाली है।
लेकिन तभी वो जल्दी से एक न्यूज़ बता देते हैं कि उनके फादर का फेवरेट चाइल्ड घर वापस आ रहा है। ये सुनते ही सिचुएशन थोड़ा शिफ्ट हो जाती है, जिससे वो दोनों डांट से बच जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे आने वाला टाइम उनके साथ कितना बड़ा डेंजर लाने वाला है। नेक्स्ट डे कॉप स्क्वाड ये डिसाइड करता है कि अब टाइम आ गया है शीनो के रियल घर जाने का। वो साथ में रियल शीनो की सोल और मिसाकाई को लेकर उसके घर पहुंचता है। घर में ऑलरेडी एक सेलिब्रेशन का एटमॉस्फेयर होता है। पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर गैदर होती है, सिर्फ शीनो को वेलकम करने के लिए। ताकोमी ने जो बताया था उसके हिसाब से सामने जो बंदा बैठा है वो होता है टकारो, उसका नेफ्यू। और दोस्तों ये बंदा कोई नॉर्मल नहीं है। सिर्फ 26 साल की एज में वो शिनोमाया का सिक्योरिटी डायरेक्टर बन चुका है, एक ऐसी जगह जहां पर एक्स पुलिस ऑफिसर को हायर किया जाता है स्कैंडल्स क्लियर करने के लिए, और जो भी उनके रास्ते में आए वो उसे हटा देता है। मतलब सीधा सिंपल लैंग्वेज में ये बंदा काफ़ी डेंजरस है। मिसाकाई भी सीनो की फ्रेंड बनकर वहाँ आई होती है, और सरप्राइजिंगली वो रिच फैमिली के एटिकेट परफेक्टली फॉलो करती है, क्योंकि वो खुद भी एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से आई थी। सब लोग नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से रोजन एंट्री लेता है, और उसकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि रूम का एटमॉस्फेयर पूरा चेंज हो जाता है। नेफ्यू इन लॉ तुरंत ही उसके पास जाकर उसे इम्प्रेस करने लगता है, बिजनेस की बातें करने की कोशिश करते हुए। लेकिन रोजन सीधा मना कर देता है, और वो ये कहता है कि वो रिटायर हो चुका है और आगे का बिजनेस करना है तो वो किसी और के पास जाए। और उसका ऑरा इतना हैवी होता है कि सामने वाला बंदा बिल्कुल चुप हो जाता है। और दोस्तों यहीं से हमें पता चलता है कि फैमिली का असली हेड कौन है। थोड़ी देर बाद रोजन शीनो के बारे में पूछता है, और जैसे ही कॉप स्क्वाड अपना नाम सुनता है वो तुरंत खड़ा हो जाता है। वो पोलाइटली अपोलोजाइज करता है कि वो बिना बताए घर से बाहर चला गया था। लेकिन रोजन का रिएक्शन बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है। वो तो उसे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करता, बल्कि प्यार से शीनो का सर मसाज करता है, और फिर उसे मिसाकाई को अलग रूम में बात करने के लिए बुला लेता है। कॉप स्क्वाड सोचता है कि सब कंट्रोल में है, और वो अपनी स्टोरी थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन अगला सवाल सब कुछ हिला देता है। रोजन अचानक से सीधा पूछता है कि तुम कौन हो, और ये सुनते ही कॉप स्क्वाड एकदम फ्रीज हो जाता है, क्योंकि रोजन ऑलरेडी समझ चुका होता है कि उसका असली बेटा नहीं है। वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सीधा कॉप स्क्वाड की तरफ पॉइंट कर देता है। उसकी एज भले ही ज़्यादा है, लेकिन वो बिल्कुल भी वीक नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट वो एक फादर है। कॉप स्क्वाड को यहाँ एक रियलाइजेशन होता है कि उसने फादर सन बॉन्ड को अंडर एस्टिमेट कर दिया है, और यहीं पर एक इमोशनल और इंटेंस मोमेंट क्रिएट होता है। सडनली कॉप स्क्वाड को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। वो समझ जाता है कि शिजुको और काजुकी डेंजर में है, और शिजुको और काजुकी कोई और नहीं, वही ट्विंस होते हैं। वो तुरंत ही रोजन से थोड़ा शांत रहने को बोलता है, और वो पहले ये कहता है कि उसे उन बच्चों को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बाकी बातें वो बाद में समझा देगा। रोजन कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर भी वो उसे जाने देता है। जैसे ही कॉप स्क्वाड वहाँ से जंप करता है, घर में लोग चिल्लाने लगते हैं, आग लग गई। और तब रोजन को रियलाइज़ होता है कि वो कोई जोक नहीं कर रहा था। दोस्तों अब ये कहानी फ्लैशबैक में एंटर करती है, जो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। पहले भी इस घर में एक बड़ा फायर इंसिडेंट हो चुका था। तब शिजुको और काजुकी छोटे थे। एक दिन वो खेलते हुए घर आए और अपना वॉलेट खो दिए, जो उनकी सिस्टर सुजुको ने दिया था। काजुकी रो रही थी, तो सुजुको गार्डन में जाकर वॉलेट ढूंढने लगती है, लेकिन तभी वो वहाँ पर एक सीक्रेट सुन लेती है, जो उसे कभी भी नहीं सुनना चाहिए था। रोजन का नेफ्यू किसी के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है कि वो दोनों ट्विंस को जलाकर मार देगा और उसे वो एक्सीडेंट दिखा देगा, और ये प्लान उसे 2 साल में प्रिपेयर किया होता है। ये सुनकर सुजुको बहुत शॉक हो जाती है और गलती से आवाज़ कर देती है। उसकी आवाज़ सुनकर वो आदमी उसे पकड़ लेता है। सुजुको भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एस्केप नहीं कर पाती, और वो उसे जिंदा ही जला देता है। उसकी डेथ को एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, लेकिन उसकी सोल वहाँ से जाती नहीं। वो एक घोष बनकर अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। और अब प्रेजेंट में शिजुको और काजुकी फिर से डेंजर में है। और दोस्तों इस बार सिचुएशन और भी ज़्यादा सीरियस है। घर में फायर लग चुकी है, और एक बॉडीगार्ड उन दोनों को लेकर भागने लगता है, लेकिन सुजुको की सोल समझ जाती है कि ये बंदा ट्रस्टवर्दी नहीं है। वो सिर्फ देख सकती है, लेकिन डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में बिजी होती है। वो एक क्रिमिनल सोलाइट से पूछताछ कर रही होती है, जो खुद एक टैलेंटेड मैजिशियन रह चुका है, और उससे पूछताछ करने के बाद उन्हें वो फायर इंसिडेंट जो शीनो के घर में हुआ था, वो फायर स्प्रेडिंग बग के कारण हुआ था, ये पता चलता है। और वो कोई और नहीं, एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल होता है, और ये नाम आगे और भी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। दोस्तों बैक टू ट्विंस, वो उस बॉडीगार्ड के साथ बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी काजुकी सडनली रुक जाती है
उसको ये याद आता है कि बेसमेंट में तो कोई एग्जिट नहीं है, तो ये बंदा उन्हें वहाँ क्यों लेकर जा रहा है। और तभी वो आदमी अपना असली फेस रिवील कर देता है। उसके हाथ में इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क होने लगती है। सुजुको की सोल चिल्ला रही होती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एंट्री होती है मिसाकाई की। मिसाकाई एक पावरफुल हिट देती है, जिससे उस आदमी का डिस्गाइज एक ही बार में टूट जाता है और वो तुरंत ही ट्विंस को वहां से भागने के लिए बोलती है और खुद उस आदमी का सामना करते रहती है। और उसने पहले ही पहचान लिया था कि ये बंदा सस्पिशियस है, इसलिए वो अलर्ट थी। अब दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो आदमी फायर क्रिएट करता है, लेकिन मिसाकाई उसे गेम की तरह ट्रीट करती है। वो आयरन रॉड से हवा चलाती है और वो फायर को हटा देती है। और अब ये फाइट और भी इंटेंस हो जाती है। मिसाकाई नोटिस करती है कि वो आदमी पैनिक नहीं कर रहा, मतलब उसका प्लान अभी भी चल रहा है। और सच में पूरा एरिया फायर से कवर हो चुका होता है। दूसरी तरफ ट्विंस समझ जाते हैं कि शायद वो बच नहीं पाएंगे। वो अपनी सिस्टर सुजुको को याद करने लगते हैं और सोचते हैं कि उनकी वजह से वो मारी गई। वो डिसाइड करते हैं कि अगर वो मर गए तो वो उससे माफ़ी मांगेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आता है। जैसे ही वो मरने वाले ही होते हैं, सडनली एक मिरेकल होता है। शीनो वहाँ आ जाता है, यानी कॉप्स गॉड। वो अपने मैजिक को यूज़ करता है और गिरती हुई सीलिंग को रोक देता है और फिर से उन दोनों को बचाने में कामयाब रहता है। और ताकारो भी सिचुएशन समझकर अपने लोगों को क्लियर अप करने को भेज देता है। नेफ्यू इन लॉ भागने की कोशिश करता है, लेकिन फैमिली के असैसिन्स उसे पकड़ लेते हैं। और दोस्तों, लगता है सब कंट्रोल में आ गया है, लेकिन असली एनिमी अभी भी बाकी है। फायर स्प्लिटिंग बग डिस्गाइज में वहाँ ही होता है, लेकिन कॉप्स गॉड उसे पहचान लेता है क्योंकि उसकी डीमन आई सोल के कलर को देख लेती है जो चेंज नहीं होता। और अब उसके पास उन लोगों की सोल्स भी आ चुकी है जिसे उसने मारा होता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिसाकाई उसे वॉल में फेंक मारती है। और हमें ये दिखता है कि अगर कॉप्स गॉड के पास ज़्यादा मैजिक होता तो वो उस मर्डर को सालों तक टॉर्चर करता। लेकिन सिचुएशन फिर से टर्न होने वाली है। अचानक से एक और प्रेजेंस फील होती है और हमें ये दिखता है कि आखिरकार वापस लेमन की एंट्री हो गई है। वो सीधा बिना वार्निंग के आता है और फायर स्पिटिंग बग का हेड क्रश कर देता है। इंस्टेंट किल। और फिर बिना कुछ बोले वापस गायब हो जाता है, सिर्फ एक मैसेज छोड़कर, इस बात को सीक्रेट रखो। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पुलिस कस्टडी में ये दिखाया जाता है कि फेक फायर स्पिटिंग बग जैसा कोई इंसान उनकी गाड़ी में बैठा होता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी के अंदर वो बैठा है, अचानक से एक अजीब सी चीज़ होती है। कार की सीलिंग पर आग लग जाती है और उसमें एक वर्ड लिखा होता है और पुलिस ऑफिसर एकदम से फ्रीज हो जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया है। फेक बग कुछ समझ नहीं पाता और अगले ही मोमेंट वो जिंदा जलकर वहीं खत्म हो जाता है। फिर ऑफिसर सडनली नॉर्मल हो जाते हैं और तुरंत कार से बाहर जंप कर लेते हैं। और यहाँ कंफर्म हो जाता है कि रियल फायर स्पिटिंग बग अभी भी बाहर है और वो अपने नाम का मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकता। फायर के खत्म होने के बाद सिचुएशन कंट्रोल में आती है और हमें ये दिखता है कि कॉप्स गॉड वापस अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए रोजन के पास आ जाता है, क्योंकि अब उसने अपनी असली आइडेंटिटी रिवील करनी होती है। वो रिक्वेस्ट करता है कि रूम में जो लोग खड़े हैं वो सब बाहर चले जाएं। और हमें ये दिखता है कि कॉप्स गॉड की ऐसी बातें सुनकर रोजन को थोड़ा शॉक लगता है, क्योंकि उसके गार्ड्स ने अभी अपनी प्रेजेंस कम्प्लीटली हाइड की होती है। फिर भी कॉप्स गॉड उन्हें डिटेक्ट करने में कामयाब रहता है। रोजन समझ जाता है ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है और सबको बाहर भेज देता है। अब शुरू होता है सबसे बड़ा ट्रुथ रिवील। कॉप्स गॉड अपनी पूरी कहानी बताता है, कैसे वो एक दूसरी दुनिया का बीइंग है, कैसे उसने रीइंकार्नेशन करी है और कैसे वो शीनो की बॉडी में है। ये सब सुनकर रोजन बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। उसके लिए ये बिलीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो अपनी आंखों से मैजिक देखता है तो उसे मानना ही पड़ता है। लेकिन एक चीज़ है जो अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि मिज़ाकाई ने उसके असली बेटे को मारा था, वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकालता है और सीधा मिज़ाकाई की तरफ पॉइंट कर देता है। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होता है। शीनो की सोल जो स्टफ शार्क में है अचानक जंप करती है और उनके बीच में आ जाती है और रोजन को कुछ भी करने से रोक देती है। रोजन तुरंत ही फ्रीज हो जाता है और फिर उसे समझ आ जाता है कि यही उसका असली बेटा है। और ये सीन सच में बहुत ज़्यादा फनी होता है और इमोशनल भी। रोजन अपने बेटे को देखकर कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसका बेटा अब एक स्टफ शार्क के अंदर रह रहा है, लेकिन सरप्राइजिंगली वो बहुत खुश लग रहा होता है। इधर उधर बाउंस करता है जैसे उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये सब चीज़ें देखकर रोजन का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तभी रोजन एक सजेशन देता है कि कैसे वो कॉप्स गॉड के लिए एक नई बॉडी बनाएगा, और वो बॉडी एक हाईटेक रोबोट है जो शिनोयामा फैमिली खुद डेवलप कर रही है। शीनो की सोल तुरंत ही एक्साइटेड हो जाती है। वो ये बोलने लगता है कि कैसे अगर बॉडी चेंज करनी ही है तो बेस्ट वाली ही लेना है, जिसमें ड्रिल्स हो, फ्लाइंग एबिलिटी हो, मतलब फुल अपग्रेड चाहिए। और दोस्तों,
ऑनेस्टली ये सीन काफ़ी कूल लगता है। फिर रोज़न फाइनली एग्री कर लेता है कि अगर कोई उसके बेटे को मारना चाहता है तो कॉप स्क्वाड उसकी बॉडी यूज़ कर सकता है, उसे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अब वो ऑफिशियली कॉप स्क्वाड का साथ देगा। बाद में ट्विंस वापस आ जाते हैं और मिसाकाई और कॉप स्क्वाड को थैंक करते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से वो आज जिंदा बच पाए। कॉप स्क्वाड भी मौका देखकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और उन्हें बताता है कि उसका नाम कॉप स्क्वाड है और बच्चों के साथ एक स्ट्रेंज बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। सुजुको की सोल भी अब पीसफुली उन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसकी विश फाइनली फुलफिल हो गई होती है। लेकिन दूसरी तरफ एक और प्रॉब्लम खड़ी हो रही होती है। पुलिस स्टेशन में सोलाइड अचानक से डिसअपियर हो जाता है, हैंडकफ में होने के बाद भी बिना किसी ट्रेस के। ये देखकर इवान और एरिस दोनों ही शॉक में चले जाते हैं क्योंकि सोलाइड कोई नॉर्मल क्रिमिनल नहीं है। उसने पहले भी मल्टीपल इम्पॉसिबल क्राइम्स किए हैं, जैसे बिल्डिंग को वैनिश कर देना, पीएम को किडनैप कर लेना और सबसे डेंजरस बात, वो ओपनली क्लेम करता है कि उसके पास रियल मैजिक है। सोलाइड टीवी पर आकर अपनी कमबैक अनाउंस करता है पूरी दुनिया के सामने बिना डरे। वो बोलता है कि वापस आ गया है वो और पहले से ज़्यादा पावरफुल है और वो सबको ये बताता है कि वो उनसे अगले हफ्ते मिलने वाला है। ये सुनकर पुलिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उनकी सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन एक्सपोज हो चुकी होती है और अब हमारी कहानी में एक और नया विलेन आ चुका है। दूसरी तरफ हमें ये दिखता है कि सोलाइड खुद फायर स्पिटिंग बग को अप्रोच करता है, उसे अपनी साइड को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करता है, लेकिन वो बंदा बिल्कुल साइलेंट रहता है। फिर अचानक से एक कॉल आता है और रिवील होता है कि रियल फायर स्पिटिंग बग उससे बिल्कुल पास खड़ा है। मतलब दोस्तों, ये दुनिया अब मॉन्स्टर से भर चुकी है। सोलाइड और फायर स्पिटिंग बग के बीच में एक इंटेंस कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर आग लग जाती है, केओस हर जगह फैला होता है, लेकिन सोलाइड फिर भी अपनी बातों से उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और हमें ये क्लियरली दिख रहा होता है वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत डेंजरस है। यहाँ से स्टोरी एक और लेवल पर शिफ्ट होने वाली है। इधर कॉप स्क्वाड अपनी टीम के साथ बैठकर डिस्कशन कर ही रहा होता है कि इस दुनिया में जो जो चीज़ें लोग इमेजिन करते हैं शायद वो किसी और वर्ल्ड में रियल होती होंगी। ड्रैगन, स्पिरिट, सब कुछ कनेक्टेड लग रहा है। मतलब ये सिर्फ एक नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है बल्कि हिडन ट्रूथ से भरा हुआ है। दूसरी तरफ सोलाइड और फायर स्पिटिंग बग की फाइट कंटिन्यू होती है। दोनों अपनी फुल एबिलिटी यूज करते हैं, लेकिन सोलाइड का फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, रिक्रूटमेंट पर। वो चाहता है कि पावरफुल लोग उसकी साइड ज्वाइन करें और ये चीज एक बहुत बड़ा थ्रेट बनने वाला है फ्यूचर में। कि तभी हमारा सीन वापस शिफ्ट हो जाता है और हमें ये दिखता है कि शीनो लोगों के बेस के बाहर अचानक से उसका कोई दरवाजा खटखटाता है और दरवाजा खोलने के बाद वो अपने सामने अपनी एक और नीस सायो को देखता है और सायो के हाथ में एक बहुत बड़ी शार्क भी होती है जो दिखने में तो एक बहुत बड़ा बिस्तर लग रही होती है। और हमें ये दिखता है कि सायो के साथ एक और लड़की आई होती है और शीनो और टाकोमी लोग ये सब चीज़ें देखकर थोड़ा चौंक जाते हैं और वो सायो से ये पूछते हैं कि आखिरकार वो यहाँ कर क्या रही है। पर सायो उन सबको ये बताती है कि वो ये सब चीज़ें उन्हें बाद में बताएगी और इतना कहने के बाद वो अपनी मेट को भी इंट्रोड्यूस कराती है जिसका नाम ली होता है। और सायो से हमें ये पता चलता है कि ली अभी ट्रेनिंग पे है और वो सायो की हर एक चीज़ में मदद कर रही है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि शीनो लोगों को अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा होता है कि आखिरकार सायो उनके घर कर क्या रही है और बहुत पूछने के बाद आखिरकार सायो उन्हें ये बता देती है कि कैसे घर की आग के अंदर उसका बेडरूम तबाह हो गया था। और हमें ली से ये पता चलता है कि दरअसल रोजान ने खुद शीनो लोगों से ये रिक्वेस्ट करी है कि वो सायो को अपने साथ रख ले जब तक उनका घर वापस पहले जैसा नहीं बन जाता। पर तभी हमें ये दिखता है कि शीनो को एक बात बहुत अजीब लगती है। शीनो अपने मैजिक से ये सेंस कर लेता है कि बहुत लोग पहले से ही उसकी बिल्डिंग पर नजर रखाए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो लोग ये जानते हैं कि आखिरकार शीनो लोग वहाँ करते क्या है। और हमें ये दिखता है कि शीनो को सायो के मेड पर भी बहुत शक है। जिसके बाद हमें ये दिखता है कि शीनो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे ये लगता है कि शायद शायो ही असली शीनो की मौत का कारण तो नहीं है और हमारा एपिसोड ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आगे जाके क्या शीनो या रियल कॉप स्क्वाड ये पकड़ पाएगा कि असली शीनो को मारने की कोशिश किसने करी थी और आखिरकार शिनोयामा फैमिली के क्या क्या राज हैं जो उन्हें बार बार इतनी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस के बीच में ला जाते हैं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस एनिमे में आगे क्या होगा तो हमारे चैनल हिंदी एनिमे पर अभी को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर और कमेंट्स में ये जरूर बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एनिमे रिकैप में। तब तक के लिए बाय बाय।